हेलो फ्रेंड्स, यूनिक 24 क्लास में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारा क्लास नाइन्थ केमिस्ट्री का जो सीरीज़ चल रहा था, किसके लिए? तो रेलवे स्पेशल। फ्रेंड्स, हम जानते हैं कि रेलवे में चाहे वो कोई भी पोस्ट हो, चाहे वो एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, कोई भी पोस्ट हो, एएलपी हो, टेक्नीशियन हो, ग्रुप डी हो, ये सब में किसका वेटेज ज़्यादा है? तो साइंस का वेटेज ज़्यादा है। किसका? तो साइंस का वेटेज बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। अगर साइंस ना हो, अगर साइंस कमज़ोर हो तो फ्रेंड्स ये सब जॉब निकालना भी मुश्किल हो गया है, सिर्फ मैथ और रीजनिंग के भरोसे। तो साइंस का वेटेज जो है सो बहुत ज़्यादा हो गया कि इसमें रेलवे के एग्ज़ाम के लिए। तो इसके लिए बेस्ट माना जाता है साइंस के लिए एनसीईआरटी का बुक। कौन सा बुक? तो एनसीईआरटी का बुक। और फ्रेंड्स, मैंने भी एनसीईआरटी पढ़ के, साइंस का एनसीईआरटी पढ़ के एएलपी का जो सीबीटी 1 है, एएलपी का सीबीटी 1 है, उसमें भी अच्छा स्कोर किया है, गुड स्कोर किया है। परंतु एनसीईआरटी को क्या माना गया है? बेस्ट माना गया है। एनसीईआरटी को बेस्ट माना गया है, ठीक है। तो इसी सीरीज़ को मैं लेकर के आया हूँ और इस सीरीज़ में मैंने जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री क्लास नाइन्थ का जो फर्स्ट चैप्टर मैंने उसको 3 पार्ट में कंप्लीट कर दिया है। 3 पार्ट में। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके उसको देख सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर, केमिस्ट्री का जो सेकेंड चैप्टर है उसके बारे में बात करेंगे। केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर? सेकेंड चैप्टर। केमिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर है, उसका नाम है क्या? हमारे आसपास के जो पदार्थ हैं वो शुद्ध हैं। और अच्छा खासा क्वेश्चन बनता है इससे रेलवे के एग्ज़ाम में। तो चलिए बात करते हैं। जैसे कि अगर हम जानें कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से कोई भी सामान अगर हम खरीदते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे दूध हो गया, घी हो गया, मक्खन हो गया, ये सब जो है सो क्या है? शुद्ध है। तो वो सब कैसे जानते हैं? उसमें लिखा होता है शुद्ध नमक, शुद्ध घी, ये सब तो हम देखते हैं। लेकिन कैसे जानेंगे कि ये पदार्थ शुद्ध है? तो हम सारा लाइन बाय लाइन डिस्कशन नहीं करेंगे, हम जो मेन पॉइंट होगा उसको डिस्कशन करेंगे। बाकी का पार्ट आपको एनसीईआरटी से खुद कवर करना है। कवर कैसे करना है? तो आपको सबसे पहले इस वीडियो को देख लेना है और उसके बाद आपको एनसीईआरटी क्या करना है? एनसीईआरटी जो बुक है उसको रीड करना है। तो आपका कंसेप्ट भी क्लियर होगा और समझ में भी आएगा और याद भी होते चला जाएगा। या तो फिर उल्टा प्रोसेस कर सकते हैं, या तो पहले एनसीईआरटी पढ़ के देखें, अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आता है तो आप मेरा वीडियो का सहारा ले सकते हैं। और वीडियो का सहारा लेने के बाद फिर से एनसीईआरटी पढ़ें तो अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। या उल्टा प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो पर देखने पहले फिर एनसीईआरटी पढ़ें और उसके बाद फिर से वीडियो देख लें, या जो भी करें, मतलब कि एक प्रोसेस आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ना है और मैं सिर्फ मेन टॉपिक को डिस्कस करूँगा, जिससे आपका क्वेश्चन कवर हो जाएगा और सारा मेन टॉपिक को कवर करूँगा मैं। तो चलिए बात करते हैं। तो जैसे अगर देखा जाए तो एक जो शुद्ध पदार्थ है, शुद्ध मतलब प्योर, अगर प्योरिटी का बात किया जा रहा है, शुद्ध पदार्थ का बात किया जा रहा है, तो कैसे माने जाएंगे कि वो शुद्ध पदार्थ है? तो इसका खासियत ये है कि एक ही प्रकार के कण के बारे में हम लोग पिछला चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं, कण क्या होता है। तो एक ही प्रकार के कणों से मिलके बना होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? शुद्ध पदार्थ बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग बात करेंगे कि ठीक है, शुद्ध पदार्थ हम जानते हैं, तो उसके लिए हमको सबसे पहले समझना होगा कि मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण को जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसमें मिश्रण क्या होता है। तो मिश्रण क्या होता है? एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व या यौगिक, क्या बोल रहा है कि एक या एक से अधिक शुद्ध तत्व जो प्योर तत्व हो गया सो, या प्योर यौगिक मिश्रण जो हो गया सो, एक शुद्ध तत्व या यौगिक से क्या होता है? मिलकर बना होता है, ठीक है। क्या चीज़? मिश्रण। उसको मिश्रण बोलते हैं। किसको? जो एक या एक से अधिक, या तो एक
या फिर एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो मिश्रण कहते हैं। अब हम जानते हैं कि जो जल में हम लोग को क्या होता है, घुले हुए सोडियम क्लोराइड को, क्या चीज़, जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड मीन्स NaCl, जिसको हम लोग सॉल्ट बोलते हैं, नमक। तो जल से निकलता है सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है, कैसे होता है। तो वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा, कौन सा विधि, वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जाता है। क्या किया जाता है, जल से पृथक किया जाता है, मीन्स जल से क्या किया जाता है, उसको अलग किया जाता है। कौन सा विधि द्वारा, तो वाष्पीकरण विधि या तो फिर आसवन विधि द्वारा। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्या चीज़, सोडियम क्लोराइड जो सो अपने आप में क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, और इसे भौतिक विधि के द्वारा, कौन सी विधि, भौतिक विधि, एक भौतिक विधि होती है और एक रासायनिक विधि होती है। इसमें से बोल रहा है भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक जो अवयव हैं, मतलब इसमें रासायनिक मटेरियल जो है उसको पृथक नहीं किया जा सकता है, ठीक है। कौन सी विधि द्वारा, भौतिक विधि द्वारा। इस कारण से इसको क्या माना गया, ये अपने आप में एक क्या है, शुद्ध पदार्थ है, ठीक है। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो चीनी भी क्या है, एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि ये अपने आप में ही एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव रखता है। क्या रखता है, एक ही प्रकार के शुद्ध अवयव को रखता है, ठीक है। अब हम बात करें, लेकिन यहाँ पे अगर हम इसका अपोजिट देखें तो जो पेय पदार्थ है, पीने वाला पदार्थ है, उसमें तो मिलावट होता है। तो पेय पदार्थ और मिट्टी में तो बहुत सारा चीज़ होता है ना, नाइट्रोजन हो गया, और भी सारा चीज़ होता है। तो पेय पदार्थ और मिट्टी में एक समान कण नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, आपका पेय पदार्थ और मिट्टी वगैरह में एक समान के कण नहीं होते हैं। तो इससे निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर हम निष्कर्ष का बात करें कि इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण जो है, मिश्रण में एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, मतलब एक या एक से अधिक शुद्ध पदार्थ मिलकर क्या बनाते हैं, एक मिश्रण बनाते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे मिश्रण के प्रकार। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। किसके, अवयव जो हैं उनके प्रकृति के अनुसार, उसका बनावट कैसा, उसका डिमांड कैसा, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो अलग अलग प्रकार के मिश्रण होते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकलता है कि मिश्रण के कई प्रकार होते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक मेरा होगा विलयन क्या है। नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है कि विलयन क्या है। सेकेंड टॉपिक जो होगा विलयन, मतलब जो विलयन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों का जो समांगी मिश्रण होता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। अगर उदाहरण के तौर पर देखें तो नींबू जल का जो मिश्रण है, वो सोडा जल का जो मिश्रण है, ये सब क्या है, उसका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। अगर हम प्रकृति में बात करें तो प्रकृति में ठोस विलयन, कौन सा विलयन, ठोस विलयन जो होता है, जैसे मिश्र धातु वगैरह जो होते हैं सो, और गैसीय विलयन जैसे कि वायु, ये सब भी आपके किसके उदाहरण है, तो समांगी मिश्रण, ये विलयन का उदाहरण है, ठीक है। अब विलयन के कणों में जो क्या होती है, एक विलयन के कणों में समांगिकता होती है। उदाहरण के लिए जैसे नींबू जल का स्वाद क्या होता है, सदैव समान रहता है, ठीक है। नींबू और जल को अगर एक मात्रा में मिलाएं तो उसका स्वाद हमेशा क्या होता है, सदैव समान रहता है। जैसे आप बात करेंगे मिश्र धातुएं को, किसके बारे में बात करेंगे, तो मिश्र धातुएं देखो फ्रेंड्स, समांगी मिश्रण में क्या होता है, जिसको भौतिक विधि द्वारा पृथक ना किया जा सके, जिसे भौतिक विधि द्वारा पृथक मतलब कि अलग नहीं किया जा सके, उसी को मतलब हम लोग क्या बोलेंगे, समांगी मिश्रण बोलेंगे। जैसे कि अगर बात करें हम इसमें मिश्र धातुओं में, तो धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, ये जो होते हैं सो क्या होते हैं, मिश्र धातुएं, अलग अलग धातुओं के क्या होते हैं, समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा, भौतिक क्रिया द्वारा उनके अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता, उनका अवयव जो है उनमें पृथक नहीं किया जा सकता। लेकिन फिर भी
अगर बात करें हम तो मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातुओं को क्या माना जाता है? मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं ना। जैसे मिल करके एक नया गुण दर्शाने लगते हैं, अपने घटक का जो सो नया गुण दर्शाने लगते हैं, और पृथक पृथक संगठन रखते हैं, और संगठन उनका क्या रहता है? पृथक पृथक रहता है। उदाहरण के लिए जैसे देखें, पीतल जिंक लगभग 30%, पीतल में जिंक लगभग कितना होता है? 30%, और कॉपर लगभग कितना होता है? 70% होता है। इसका मिश्रण तो पीतल जो अपने आप में एक प्योरिटी रखता है ना, इसका अपना एक गुण है। तो इस प्रकार से जो मिश्र धातुएं होती है सो क्या होती है? समांगी मिश्रण होती है। अच्छा, विलायक और विलय, तो ये होता क्या है? तो देखते हैं, किसी विलयन को, अगर कोई विलयन है उसको दो भागों, कौन सा? विलायक और विलय में, किसमें? तो विलायक और विलय में बांटा जाता है। किसमें? विलायक और विलय में बांटा जाता है। विलयन का वह घटक, मतलब जो मिलाने वाला है, विलयन का वह घटक जिनकी मात्रा क्या होती है? दूसरे से अधिक होती है। जो दूसरे घटक को विलयन में मिलाता है उसे क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। भी समझते हैं इसके बारे में। और विलयन का वह घटक प्रायः कम मात्रा में जो होता है, जो कि विलायक में घुला होता है, उसे क्या कहते हैं? विलय कहते हैं। जैसे कि जब मिलता है, मिक्सचर जो बनता है, मान लीजिए कि कोई मिक्सचर बनाए हम, इसमें है वाटर। क्या है ये आपका है वाटर, ठीक है। अब हम क्या किए, इसमें वाटर में से हम इसमें डाल दिए आपका चीनी डाल दिए, ठीक है। इतना मात्रा में क्या डाल दिए हम? चीनी डाल दिए। तो इतना मात्रा में जब हम चीनी डाल दिए, ये जो ब्लू कलर का है ये मेरा चीनी है, तो वाटर की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है, और चीनी की मात्रा क्या होती है? कम होती है। तो जो अधिक मात्रा में होता है, जो अपने आप में मिलाता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे विलायक कहते हैं। और जो कम मात्रा में मिलता है उसे क्या बोलते हैं? तो विलय बोलते हैं। तो आशा करते हैं तो विलायक और विलय में आपका कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। अब एक एग्जाम्पल से और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर देखें हम, तो चीनी और जल का विलयन, वही जो भी एग्जाम्पल समझाया मैंने आपको, चीनी और जल का जो विलयन है, एक तरल घोल है, लिक्विड घोल है। जो ठोस का उदाहरण है, इसमें ठोस चीनी तो ठोस होता है, वो उसका उदाहरण है। इसमें चीनी जो है सो क्या है? विलय है। चीनी को मैंने क्या बताया? विलय बताया। और जल क्या है? विलायक है, क्योंकि जल में चीनी घुलता है। सेकेंड ऑप्शन देखें हम, आयोडीन और एल्कोहल। सेकेंड का एग्जाम्पल है आयोडीन और एल्कोहल का। जो आयोडीन है और एल्कोहल है, इसका मिक्सचर को अगर देखें तो इसमें आयोडीन क्या बन जाता है? आपका विलय बन जाता है, कम मात्रा होता है। एल्कोहल क्या हो जाता है? आपका विलायक हो जाता है, ठीक है। तो थर्ड और फोर्थ पॉइंट आप खुद से क्लियर कर लीजिएगा। थोड़ा खुद से भी क्लियर कर लेने से बेहतर होता है, अच्छे से समझ में रहता है। अच्छा, विलयन का गुण क्या होता है? गुण जैसे हम कैसे पहचानेंगे कि ये विलयन है? समांगी मिश्रण के गुण है, विलयन के गुण है। तो विलयन क्या है? एक समांगी मिश्रण होता है। ये जो इस टाइप का जो विलयन मैंने देखा, अभी हम लोगों ने इस टाइप का जो विलयन देखा, मिक्सचर देखा, ये जो है सो विलयन एक क्या है? कौन सा मिश्रण है? ये एक समांगी मिश्रण है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भाई, बहुत पूछा जाता है ये क्वेश्चन। इसे मतलब डायरेक्टली नहीं पूछता है, लेकिन इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। तो हम इससे क्या बोल सकते हैं विलयन के गुण में? तो विलयन जो है सो कौन सा मिश्रण है? तो समांगी मिश्रण है। विलयन का जो व्यास है, यानी कि डायमीटर है, वो 1 नैनोमीटर, यानी सोच लो कि 1 मीटर होता है, उससे भी छोटा, बहुत छोटा। 1 मीटर क्या, 1 सेंटीमीटर से भी बहुत छोटा, मिलीमीटर से भी बहुत छोटा। कौन सा? तो नैनोमीटर, यानी 10⁻⁻9 मीटर कर दे, यानी 1 पर 10 का पावर 9, यहाँ पे यानी कि 1 के साथ 9 जीरो रहेगा। इतना छोटा होता है क्या? विलयन के कण का जो व्यास होता है वो इतना छोटा होता है, जिसका हम लोग अनुमान भी नहीं कर सकते हैं। और इससे भी छोटा होता है, ज़रूरी नहीं इतना है, इससे भी छोटे होते हैं। इसलिए वे आँख से नहीं देखे जा सकते। ये जितना भी पॉइंट मैं बता रहा हूँ सब इम्पोर्टेंट है। ये सब की समांगी मिश्रण है, ये आँख से नहीं देखे जा सकते हैं, इतना मीटर साइज होता है। अभी आरपीएफ एसआई के पेपर में क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया था, 10⁻⁻ कुछ था, मतलब उससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट यही पूछ दिया था कि कितना साइज होता है। तो क्वेश्चन कुछ भी बन सकता है, इसलिए कोई भी पॉइंट हम लोगों को छोड़ना नहीं है। तो जो इतने छोटे होते हैं विलयन के कण कि इसको आँख से नहीं देखा जा सकता है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण, उनका आकार तो छोटा होता है, इसके कारण जो है सो विलयन के कण गुजर रही प्रकाश, अगर मान लीजिए कि ये लाइट है और इससे अगर हम टॉर्च जलाते हैं, ठीक है, क्या जलाते हैं? टॉर्च अगर हम जलाते हैं
तो अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश, जो अगर उससे हम लाइट मारते हैं, प्रकाश की किरण को फैलाते नहीं हैं। क्या करते हैं? किरण को फैलाते नहीं है, क्योंकि कण तो छोटे हैं ना भाई, इतने छोटे हैं कि लाइट इसको क्रॉस कर जा रहा है, यानी पास कर जा रहा है, उसका रिफ्लेक्शन हो ही नहीं रहा है। इतना कण इतना छोटा है, इतना छोटा है कि उसका रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है मेरा, ये मेरा दीवार है, और हम लाइट मार रहे हैं तो ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस तो आ रहा है, लेकिन क्या है कि इतना छोटा कण है कि इस पर रिफ्लेक्ट होना संभव नहीं है। तो क्या हो जाता है? ये आसपास पार हो जाता है। तो जब रिफ्लेक्ट नहीं होता है तो फैलता नहीं है प्रकाश, इसलिए कहा गया है कि इतना छोटा होता है कि प्रकाश की किरण फैलते नहीं है। इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। जो प्रकाश का मार्ग है वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो आसपास क्या कर जाता है? वो क्रॉस कर जाता है। अच्छा, छानने की विधि के द्वारा, अब इतना छोटा कण है तो क्या हम उसको छानने की विधि के द्वारा विलय के कणों को विलयन से पृथक कर सकते हैं क्या? बहुत छोटा कण है तो छानने की विधि से कैसे होगा भाई? तो पृथक नहीं किया जा सकता, उसको अलग नहीं किया जा सकता है। अगर हम विलयन को शांत छोड़ दें, क्या कर दें? विलयन को अगर हम शांत छोड़ दें, मतलब जो ऐसे से मिला रहे हैं तो मिलाना छोड़ दें तो एक जगह शांत हो जाएगा वो। तो शांत छोड़ देने पर जो विलय है, विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन अस्थायी है। जैसे कि ये वाटर है, ये वाटर है, वाटर में जो बीच में स्पेस होता है लिक्विड में, इसका डिस्कशन हम लोगों ने पिछला चैप्टर में किया था। तो बीच बीच में जो स्पेस है उसमें चीनी का घोल शामिल हो जाएगा, तो ये बीच बीच में ही रहेगा। जो चीनी का घोल है ना, वो चीनी का जो कण है वो इसके बीच बीच में ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कंकड़ के जैसा ये ग्लास है और कंकड़ के जैसा अगर हम मिलाना छोड़ दें तो कंकड़ यहाँ नीचे बैठ जाएगा, ऐसा नहीं है। चीनी जो है, जो पानी के बीच में ही, उसके कण के बीच में ही क्या रहेगा? वो स्थित रहेगा। अब हम बात करेंगे विलयन की सांद्रता के बारे में। किसके बारे में? तो विलयन की सांद्रता के बारे में। अगर हम विलयन की सांद्रता की बात करें, किसकी बात करें? विलयन की सांद्रता की बात करें, तो जब विलयन की सांद्रता की बात होने लगती है तो इसमें जो है सो विलयन में, अभी विलयन के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया कि विलयन होता क्या है। तो इसमें जो मौजूद होते हैं क्या चीज़? विलय पदार्थ। विलय पदार्थ किसको बोलते हैं? जो कम पदार्थ, जो उसमें विलय होता है, जो उसमें मिलता है, विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर, उसकी मात्रा कितनी है उसके आधार पर इसे तनु, नाम याद रखना है, तनु, सांद्र या संतृप्त, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जा सकता है। ठीक है। जैसे कि बात करें हम अगर किसी निश्चित तापमान पर, जैसे कोई भी मतलब कि कोई भी अगर सामान को हम उसको क्या करते हैं, कोई भी सामान है उसको, उसमें अगर हम मिलाते हैं, ठीक है, इसमें अगर क्या करते हैं हम मिक्सचर करते हैं, तो टेम्परेचर देने पे क्या होता है कि वो अच्छे से घुलता है। ठीक है, तो वही बोल रहा है कि किसी निश्चित तापमान पर, अगर कोई तापमान है, उतना तापमान उसको दें जितना उसका ज़रूरत है, तो उस निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ, जो उसका जो विलय पदार्थ है, मिलने वाला पदार्थ है, घुल सकता है जितने की विलयन की क्षमता होती है। अब कोई भी विलयन है भाई, तो उसमें कितना विलय पदार्थ वो ले सकता है अपने आप में, उसकी भी तो एक क्षमता है। तो उसकी एक क्षमता है। अगर दूसरे शब्दों में बात करें तो जो निश्चित तापमान है, निश्चित तापमान है, यदि विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, क्या करता है? विलयन में विलय पदार्थ नहीं घुलता है, मतलब कि जितना उसका घुलना था उतना वो क्या हो चुका है? घुल चुका है, अब नहीं घुलेगा वो, तो उसे क्या बोलेंगे? उसकी संतृप्त, मतलब कंप्लीट बोलेंगे। वो संतृप्त विलयन है, कंप्लीट विलयन है, मतलब संतृप्त विलयन है वो, मतलब घुल चुका है जितना उसमें घुलना था। अब विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है, मतलब कि मात्रा, जो पदार्थ हम उसमें मिला रहे हैं उसकी जो मात्रा है वो कितनी है, उसकी वो क्या कहलाती है? घुलनशीलता कहलाती है। मतलब कि जो पदार्थ है, पदार्थ में जितना सामान घुलना था, पदार्थ घुलना था, वो घुल चुका है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? संतृप्त विलयन कहेंगे उस विलयन को। लेकिन जो घुलने वाले पदार्थ है, जो घुलने वाली मात्रा है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? घुलनशीलता बोलेंगे। उसकी उस पदार्थ की क्या कहलाएगी? वो घुलनशीलता कहलाएगी, जितना पदार्थ संतृप्त होने में उसको चाहिए। ठीक है। यदि एक विलयन में, क्या चीज़? एक विलयन में विलय पदार्थ की मात्रा, विलय पदार्थ की मात्रा संतृप्तता से कम है। अब भाई संतृप्तता तो है ही नहीं, संतृप्तता मतलब कंप्लीट है ही नहीं, संतृप्तता से कम है, तो इसको क्या बोलेंगे? असंतृप्त विलयन बोलेंगे। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया। अगर हम बात करें दिए गए
किसी निश्चित तापमान पर, दिए हुए किसी निश्चित तापमान पर पृथक पृथक पदार्थों की विलयन क्षमता क्या होती है, भिन्न होती है। अब अलग अलग पदार्थ लेते हैं हम, यहाँ कुछ और पदार्थ ले लेते हैं ए और यहाँ पदार्थ ले लेते हैं हम बी। तो भाई इसका जो विलयन का जो क्षमता है वो तो अलग अलग होगा ना, विलयन क्षमता क्या होगा, इसका अलग होगा और इसका भी क्या होगा, अलग होगा। तो अलग अलग पदार्थ का जो विलयन क्षमता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। अब विलायक की मात्रा, विलायक की मात्रा हम लोग किसको बोले थे, उसको विलायक की मात्रा द्रव्यमान अथवा आयतन में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ठीक है, विलायक की जो मात्रा है किसके बेसिस पे, द्रव्यमान या आयतन के बेसिस पे, घुले हुए विलय पदार्थ, जो विलय पदार्थ है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, विलयन की सांद्रता कहते हैं। इसका डिस्कशन हम लोगों ने यहाँ पे किया अच्छे से। चलिए, अब विलयन की सांद्रता तो दिखाने के लिए कुछ ना कुछ तो जुगाड़ होना चाहिए, तो उसको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए बहुत सी विधियां हैं, अलग अलग विधियां, लेकिन हम यहाँ कितने विधि की डिस्कस करेंगे, सिर्फ 3 विधि का डिस्कस करेंगे। जैसे कि फर्स्ट, दोस्तों इसको याद रखना जरूरी, क्योंकि जो ग्रुप डी है ना भाई, वो न्यूमेरिकल तो अच्छे से पूछता है, न्यूमेरिकल अच्छे से पूछता है। तो द्रव्यमान विलयन के द्रव्यमान प्रतिशत की बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा, ये फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला आप देख लीजिएगा, और न्यूमेरिकल को भी आपको अच्छे से देख लेना है कि ये कैसे सॉल्व किया है, क्योंकि भाई अच्छे से न्यूमेरिकल पूछता है रेलवे के एग्ज़ाम में, आजकल ग्रुप डी के एग्ज़ाम में खास करके। आप 2022 का पेपर डिस्कशन देख सकते हैं, 2022 का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, वो देख सकते हैं। मैं बहुत जल्द इसका डिस्कशन भी लाने वाला हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का, वो किस बेसिस पे क्वेश्चन पूछता है। तो इसके लिए आपको अपना सपोर्ट दिखाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छा लग रहा है ना तो ठोक दो, क्या, लाइक ठोक दो, शेयर ठोक दो, सब्सक्राइब, जो भी होता है सब ठोक दो भाई। सपोर्ट दिखाओगे तो मुझे उससे मोटिवेशन मिलेगा, तो अच्छे तरीके से मैं वीडियो बना पाऊँगा। तो ये आपको देख लेना है, ठीक है, ये आपको उदाहरण जो बना हुआ है इसमें देख लेना है। और बाकी का जो क्वेश्चन है वो तो मैं PYQ जब डिस्कशन करवाऊँगा तो वो मैं अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगा ही करवाऊँगा। तो आगे है निलंबन क्या है, निलंबन क्या है, तो ये सब के बारे में जानने के लिए देखते हैं, फिर आगे देखेंगे निलंबन का गुणधर्म, अभी विलयन का गुणधर्म हम लोगों ने देखा, फिर देखेंगे कोलाइडल विलयन क्या है उसके बारे में, फिर इसका गुणधर्म के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अभी बहुत सारा कोलाइडल का जो गुणधर्म है उसके बारे में, फिर भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, जिससे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन क्या है, ये सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तत्व क्या है, यौगिक क्या है, ये सब के बारे में हम लोग भी जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट सेशन जो हम लोग का होगा, तत्व यौगिक क्या है, ये सब के बारे में जानेंगे, अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, बाकी अगला पार्ट में बाकी का जो टॉपिक बचा है उसको नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं और सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें मुझे। थैंक यू।